हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज जिस हैरत अंगेज जेल ब्रेक की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें इस कैदी ने जेल से भागने के लिए स्टैम्प टिकट का इस्तेमाल किया, जो अपने आप में बहुत अनोखा और अनसुना है। क्योंकि इस जेल में ना तो कोई वर्कशॉप थी और ना ही कोई वेयरहाउस जहाँ से कैदी सुरंग खोदने के लिए औजारों का इंतजाम कर सकता था, मगर इसके बावजूद भी उसने औजारों के इंतजाम करने का वो हैरत अंगेज तरीका निकाला जिसके बारे में गार्ड्स और जेलर को भनक तक नहीं लगी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस जेल में हर सेल के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे जो चौबीसों घंटे कैदियों पर नज़र रखते थे, मगर ये कैदी सीसीटीवी कैमरा के सामने ही जेल से भागने में कामयाब हो गया। तो आखिर कौन था ये कैदी? कैसे महज एक स्टैम्प टिकट का इस्तेमाल करके उसने औजारों का इंतज़ाम किया और कैसे वो इन सीसीटीवी कैमरास को चकमा देने में कामयाब हुआ? ये अपने आप में बहुत अनोखा और अविश्वसनीय है। 2 मई की सुबह जेल का एक पेपर कैरियर जब एक सेल के बाहर पहुंचता है, तब वो देखता है कि बेडशीट उस सेल की सीलिंग से बाहर लटक रही है, जिसकी खबर वो फौरन गार्ड्स को दे देता है। ये वो पेपर कैरियर होते थे जो हर कैदी से वो पेपर्स कलेक्ट करने का काम करते थे, जिसमें कैदी अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली और जेल में होने वाले एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते थे। कहानी शुरू थी ऑल्टन लॉ एनफोर्समेंट जेल से, जो अपने आप में एक किले की तरह थी। इस जेल को दूसरी और जेलों से अलग कहा जाता था क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी में इस्तेमाल होने वाले तरीके काफ़ी हाईटेक और काफ़ी एडवांस थे। इस जेल में जो सर्विलांस कैमरास लगाए गए थे वो जेल के चप्पे चप्पे पर नज़र रखते थे और यहाँ लाइट्स भी कभी नहीं जाती थी, जिसकी वजह से ना तो कभी किसी कैदी को मौका मिला और ना ही कभी किसी कैदी ने यहाँ से भागने की कोशिश की। मगर एक कैदी था जिसे जब ये पता चला कि वो बाप बनने वाला है, तब उसने इस जेल से भागने का वो तरीका निकाला जिसके बाद सब कुछ बदल गया। ये कैदी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता था कि अब उसके पास इस जेल से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, और यहीं से शुरुआत होती है उस जेल ब्रेक की जिसने कई चौंकाने वाले पहलू, धोखा और कई मोड़ सामने आते हैं। ऑल्टन जेल टेक्सास के छोटे से शहर मिसूरी की एक जेल है जो बाहर से देखने पर एक स्कूल की तरह लगती है, मगर अंदर से इस जेल की सच्चाई कुछ और ही थी। इस जेल को सन 2002 में बनाया गया था, जिसके बाद इसे पूरे मिसूरी की सबसे मजबूत सिक्योरिटी वाली जेल कहा जाने लगा। इस जेल में जो कैमरास लगे थे वो हॉल से लेकर कैदियों के 9x12 के सेल्स तक कवर करते थे, जहां कैदी दिन के 23 घंटे गुजारते थे। और चूंकि ये कैमरास कैदियों के सेल के अंदर भी लगे हुए थे, इसलिए किसी भी कैदी के लिए छुपना नामुमकिन था। कैदियों पर कैमरास से नज़र रखने के साथ साथ हर एक घंटे में उनके बेड की तलाशी भी ली जाती थी, ताकि वो किसी भी तरह के गलत काम को अंजाम न दें। और यही वो वजह थी कि कोई भी कैदी आज तक यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाया। बहरहाल एक कैदी था जिसका नाम था क्वांटे एडम्स, जो दूसरे कैदियों से बिल्कुल अलग था और उसका दिमाग वो सोच रहा था जो बाकी कैदी नहीं सोच पाए। 12 साल की उम्र से ही वो कॉम्पटन क्रिप्स नाम की क्रिमिनल गैंग में शामिल हो गया था जो कैलिफोर्निया में क्राइम्स को अंजाम देती थी। आपको बताता चलूं कि ये वही गैंग है जिसकी शुरुआत ऑरलैंडो एंडरसन ने की थी, जिस पर उस वक्त के सबसे बड़े रैपर टुपाक शकूर को मारने का आरोप था। ये पूरी गैंग ब्लैक लोगों से भरी हुई थी जो ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व थे, और क्वांटे भी अब इन्हीं लोगों को अपना रोल मॉडल मानने लगा क्योंकि ये सभी बहुत पावरफुल क्रिमिनल्स थे। बहरहाल इसी तरह कई साल गुजर गए और अब सन 2004 आ चुका था, और ये वो साल था जब क्वांटे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गांजा डील करने वाला था, जो लगभग $1.4 मिलियन यानी 12 करोड़ में होने वाली थी। मगर वो इस बात से बेखबर था कि ये डील उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। FBI को इस डील की खबर पहले ही लग चुकी थी और क्वांटे पर स्टिंग ऑपरेशन करके वो उसे इस डील के दौरान रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इतनी बड़ी गांजा डील में इन्वॉल्व होने की वजह से कोर्ट उसे 35 साल की सज़ा सुनाता है, जिसके बाद उसे ऑल्टन जेल भेज दिया जाता है। जेल में कदम रखने के साथ ही क्वांटे का दिमाग काम करने लगता है और वो इस जेल से भागने की अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सोचने लगता है। अब वो अपने सेल में बैठे हर वक्त यही सोचता रहता कि उसे किसी भी तरह अपने होने वाले बच्चे के लिए जेल से बाहर निकलना होगा, और इसी वजह से वो जेल की हर बारीक से बारीक डिटेल पर नज़र रखने लगा। जिस रात कॉन्टे गिरफ्तार हुआ उसी रात उसे ये पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो बाप बनने वाला है, और ये सुनते ही उसने फैसला कर लिया था कि वो इस जेल से भाग जाएगा और अपने बच्चे को वो ज़िंदगी देगा जो क्राइम की दुनिया और जेल से बहुत दूर हो। क्योंकि कैमराज हर वक्त क्वांटे और बाकी कैदियों पर नज़र रख रहे थे, इसलिए वो जेल के गार्ड्स, दीवारों और आने जाने के रास्तों पर बहुत बारीकी से नज़र रख रहा था। और तभी एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उसकी आंखों में एक चमक आ गई। एक रात क्वांटे अपने सेल में लेटा हुआ था कि तभी उसे सेल में लगे एग्जॉस्ट वेंट से बारिश की खुशबू आने लगती है, और इस खुशबू ने उसे वो सब कुछ बता दिया जो वो जानना चाहता था। ये देख कॉन्टे को ये समझते देर नहीं लगी कि एग्जॉस्ट वेंट बाहर की तरफ जाता है, और अगर वो इस वेंट के रास्ते बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है तो हो सकता है कि वो इस जेल से भागने में कामयाब हो जाएगा।
हालांकि क्वांटे को अपने प्लान की शुरुआत करने का एक रास्ता तो मिल गया था, मगर सबसे बड़ी परेशानी जो उसके सामने थी वो ये थी कि ये एग्जॉस्ट वेंट सेल की सीलिंग में लगा हुआ था और जेल की सभी छत में स्टील की सरियां पड़ी हुई थी और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास थे जो उसे हर वक्त देख रहे थे। क्वांटे को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने प्लान की शुरुआत कहाँ से और कैसे करे, और तभी उसकी नज़र सेल के एक कोने में पड़ती है जो सीसीटीवी कैमरा के पीछे था, और ये वो कोना था जहाँ सीसीटीवी कैमरा की नज़र नहीं पड़ती थी। हालांकि इस कोने का एरिया महज 12 इंच ही था, मगर क्वांटे के लिए काफ़ी था और वो इसी छोटे से कोने से अपने भागने की प्लानिंग शुरू कर देता है। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसे सबसे पहले आरी की ज़रूरत पड़ने वाली थी, जिसकी मदद से वो स्टील की सरिया पड़ी सीलिंग को काट सके, मगर चूंकि ऑल्टन जेल में कोई वर्कशॉप नहीं थी इसीलिए इस तरह के औजार यहाँ मौजूद नहीं थे, और यहीं से उसके दिमाग में एक जीनियस आइडिया आता है। वो अपने कज़िन को जेल से एक लेटर लिखता है जिसके ऊपर वो एक स्टैम्प टिकट लगाता है, और स्टैम्प टिकट के नीचे उसने एक कोडेड मैसेज लिखा हुआ था जिसके मुताबिक वो अपने कज़िन से कहता है कि वो एक छोटी सी आरी एक बुक में छुपाकर जेल के अंदर उस तक पहुंचा दे। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि ऑल्टन जेल में आने वाला हर पार्सल बहुत बारीकी से चेक होता था, और अगर चेकिंग के दौरान बुक में आरी पकड़ी जाती तो क्वांटे का प्लान पूरी तरह फेल हो जाता। बहरहाल क्वांटे सब कुछ सेल से देख रहा था और डर की वजह से उसका पूरा बदन कांप रहा था, मगर गार्ड बुक को बिना चेक किए किसी दूसरे कैदी को पकड़ा देता है और वो कैदी ये बुक लाकर क्वांटे को दे देता है। अब क्वांटे के हाथ में आरी आ चुकी थी और वो इस जेल से भागने का पहला पड़ाव पार कर चुका था, मगर चूंकि ऑल्टन जेल में सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और हर एक घंटे में बेड की चेकिंग होती थी, इसलिए उसे समझ आने लगा कि उसे औजार के अलावा एक सही स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके पास बहुत कम वक्त होगा अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए। चूँकि इस जेल के सभी दरवाज़ों में तेज़ बजने वाले अलार्म सिस्टम लगे थे, इसलिए क्वांटे अब हर आने जाने वाले गार्ड के कदमों की आवाज़ बहुत गौर से सुनने लगा और साथ ही साथ इस बात पर भी नज़र रखने लगा कि गार्ड्स कितनी देर के लिए पेट्रोलिंग करते हैं। अब गार्ड्स जैसे ही क्वांटे के सेल के पास से होकर गुजरते, वो उनके जाते ही धीरे धीरे उस आरी से सीलिंग को काटना शुरू करता और साथ ही साथ चौकन्ना भी रहता कि इस दौरान कोई आवाज़ ना हो जिससे किसी को भी इस बारे में पता चले। उसके सेल के पास से होकर गुजरने वाले हर गार्ड के दरमियान 60 सेकंड यानी 1 मिनट का फासला होता था, और इन्हीं 60 सेकंड्स के बीच वो हर बार थोड़ा थोड़ा उस सीलिंग को काट रहा था। ये एक बहुत जोखिम भरा काम था, मगर चूंकि वो इस जेल से किसी भी कीमत पर भागना चाहता था इसलिए वो लगातार सीलिंग को काटने का काम कर रहा था। अब क्वांटे को सीलिंग काटते कई हफ्ते बीत चुके थे और धीरे धीरे सीलिंग में क्रैक साफ तौर पर दिखाई देने लगे थे, जिन्हें छुपाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था और गार्ड्स की नज़र कभी भी उन पर पड़ सकती थी। क्वांटे को अब हर वक्त ये डर सताने लगा कि अब वो कभी भी पकड़ा जा सकता है, मगर इस परेशानी से निपटने के लिए भी वो एक जीनियस रास्ता निकाल लेता है। वो अपने साबुन और टूथपेस्ट को मिलाकर एक पेस्ट बनाता है जिसका कलर हूबहू सीलिंग के कलर से मैच हो जाता है, और फिर उस पेस्ट को उन क्रैक्स पर लगा देता है ताकि उन्हें छुपाया जा सके। चूँकि हर कैदी के सेल के हर कोने को मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को चेक किया जाता था, इसलिए इन दिनों में वो गार्ड्स के आने से पहले ही पेस्ट क्रैक पर लगाकर उसे छुपा देता और उनके जाते ही सीलिंग को फिर से काटना शुरू कर देता। महज 6 हफ्तों के अंदर ही क्वांटे ने इस आरी की मदद से सीलिंग में होल कर दिया। ये एक ओवल शेप का होल था जिसमें वो सीलिंग के अंदर घुसकर रेंग सकता था, मगर वो इस बात से बेखबर था कि एक नई परेशानी उसके सामने आने वाली है। क्वांटे ने जैसे ही सीलिंग को काटकर इसमें होल किया, उसमें निकलने वाली प्लेट अब दोबारा उसमें नहीं लग पा रही थी। हालांकि उसने बड़ी मुश्किल से इस प्लेट को उस होल में टिका तो दिया था, मगर किसी के ज़रा से छूने पर वो गिर सकती थी, जिससे गेट पर लगे अलार्म सेंसर बजने लगते और उसे इस जेल के सबसे खतरनाक गार्ड माइक मोरेली का सामना करना पड़ता। माइक मोरेली जेल का सबसे खतरनाक और चालाक गार्ड था, जो जेल में होने वाली छोटी से छोटी प्लानिंग को पकड़ लेता था, और अगर क्वांटे अब पकड़ा जाता तो उसका जेल से भागने का सपना हमेशा के लिए टूट जाता और साथ ही साथ उसकी सज़ा को और बढ़ा दिया जाता। आखिरकार क्वांटे को जिस बात का डर था वही हुआ, और ये प्लेट उस सीलिंग से अपने आप गिर गई, जिसकी वजह से गेट पर लगे अलार्म बजने लगे। ये देखते ही क्वांटे बिजली की तेज़ी से उस प्लेट को उठाता है और सीलिंग में जैसे तैसे फंसा देता है, और उधर अलार्म की आवाज़ सुनते ही माइक मोरेली दौड़ते हुए क्वांटे के सेल की तरफ भागता है। प्लेट लगाते ही क्वांटे फौरन सेल के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है ताकि वो इस सीलिंग और गार्ड के बीच में आड़ बनकर खड़ा हो सके, और उसे माइक के अपनी तरफ बढ़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। क्वांटे का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में उसका सामना माइक से होने वाला था, जिसके बाद उसकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी। क्वांटे के सेल के बाहर पहुंचते ही माइक देखता है कि वो दरवाजे पर ही खड़ा है, जिसके बाद उससे पूछता है कि ये कैसी आवाज़ थी, जिसके जवाब में क्वांटे उसे बताता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा था और उसका पैर बेड से टकरा गया था।
कॉन्टे पूरी तरह अपनी घबराहट को छुपाते हुए जवाब देता है, जिसकी वजह से माइक को एक पल के लिए उस पर शक होने लगा और वो उसे घूर कर देखने लगता है। कुछ देर के लिए उन दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है और कुछ देर कॉन्टे को घूरने के बाद माइक अपनी नज़रें सेल के अंदर दौड़ाता है और जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता तब वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि गार्ड माइक मोरेली वहाँ से चला तो गया था, मगर कॉन्टे के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी सीलिंग प्लेट जो बार बार निकले जा रही थी और उसे इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालना था। इस जेल के अंदर एक कैंटीन थी जहाँ से कैदी अपने लिए सामान खरीद सकते थे और कॉन्टे इस कैंटीन से कुछ च्युइंगम्स और कैंडीज़ खरीद लेता है, जिन्हें वो पानी में भिगोकर कुछ घंटों तक सुखाता है। कुछ घंटे सूखने के बाद जब ये च्युइंगम और कैंडीज़ हार्ड हो जाते हैं तब वो इन दोनों को मिक्स करके सीलिंग प्लेट को सीलिंग में चिपका देता है और इस तरह उसने सीलिंग प्लेट को रोकने का भी बेहतरीन तरीका निकाल लिया था। अब कॉन्टे ने सीलिंग में होल भी कर लिया था और उसे छुपाने और खोलने बंद करने का इंतज़ाम भी कर लिया था, मगर इस चोरी का सबसे अहम पड़ाव अभी बाकी था और वो था यहाँ से भागना। अब कॉन्टे सेल के उसी 12 इंच के ब्लाइंड स्पॉट पर खड़ा हो जाता है जहाँ कैमरा की नज़र नहीं पड़ती थी और जहाँ से उसने इस होल को काटने की शुरुआत की थी। ब्लाइंड स्पॉट से वो इस होल की प्लेट को हटाता है और अपना मुंह उस होल के अंदर कर देता है, जहाँ का नज़ारा देख उसके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। वो देखता है कि इस होल के अंदर एक छोटी सी रेंगने की जगह थी जहाँ बिल्कुल अंधेरा था और ये रास्ता आगे एक छोटी सी दीवार से बंद था। कॉन्टे की कई हफ्तों की मेहनत पर पानी फिर चुका था और इतने हफ्ते इस सीलिंग को काटने के बाद भी वो एक डेड एंड तक ही पहुंचा था, मगर कॉन्टे इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। बहरहाल वो इस होल के रास्ते सीलिंग के अंदर चला जाता है और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है, मगर इसी दौरान उसका पैर एक मेटल की रॉड में फंस जाता है। चूँकि वो अपनी मेहनत बेकार होने की वजह से पहले ही बहुत गुस्से में था, इसलिए वो अपना पैर ज़ोर ज़ोर से उस रॉड पर मारने लगता है और 3-4 बार मारने पर वहाँ बनी छोटी सी दीवार से मिट्टी गिरने लगती है और एक हल्की सी रोशनी कॉन्टे तक पहुँचने लगती है। ये देख वो अब और ज़ोर ज़ोर से उस मेटल की रॉड पर मारने लगा, जिसकी वजह से दीवार का मलबा हटने लगा और उस दीवार में एक गड्ढा हो गया। कॉन्टे जैसे इस गड्ढे से झांक कर देखता है, उसके सामने वही एग्जॉस्ट वेंट था जहाँ से रोशनी आ रही थी और जिसकी उसे तलाश थी। इस एग्जॉस्ट वेंट से आने वाली रोशनी सीधा कॉन्टे के चेहरे पर पड़ रही थी और वो आखिरकार इस जेल से भागने का रास्ता ढूंढ चुका था, मगर वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसे एक शख्स की ज़रूरत पड़ेगी जो बाहर गाड़ी लेकर उसका इंतज़ार करे और भागने में उसकी मदद करे, और यहीं से एंट्री होती है तानिया गुडविन की। तानिया जेल में कॉन्टे की काउंसिलर थी जो अक्सर उसके साथ काउंसलिंग सेशंस लिया करती थी, और जैसे जैसे कॉन्टे उसे अपने बारे में सब कुछ बताता चला गया वैसे वैसे तानिया उसके और करीब होती चली गई। चूँकि कॉन्टे एक इंटेलिजेंट आदमी था जिसे लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छी तरह आता था, और यही वो वजह थी कि तानिया उससे प्यार करने लगी थी, मगर वो इस बात से बेखबर थी कि आगे चलकर वो भी जेल ब्रेक का हिस्सा बन जाएगी। अब कॉन्टे और तानिया काउंसलिंग के अलावा भी बहुत बातें करने लगे, जिसकी वजह से तानिया को अब उसकी आदत पड़ती चली गई और अब वो किसी भी कीमत पर कॉन्टे के बिना नहीं रहना चाहती थी, मगर कॉन्टे बहुत चालाक था। कॉन्टे को जैसे ही ये एहसास होने लगा कि तानिया पूरी तरह उसके प्यार में पड़ चुकी है, वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। वो अब अक्सर तानिया से जेल से जुड़े सवाल करने लगा, जिसमें वो जेल के आने जाने के रास्तों, जेल में कैमरास कहाँ कहाँ लगे हैं और गार्ड्स की ड्यूटी किस किस वक्त में चेंज होती है, ये सारे सवाल करने लगा। ये सारे सवाल उसने तानिया से इतने घुमा फिरा कर पूछे कि वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर कॉन्टे के दिमाग में क्या चल रहा है, और धीरे धीरे अब वो कॉन्टे को जेल की हर कमी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगी। इस दौरान तानिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसका इस्तेमाल हो रहा है और कॉन्टे उसके प्यार का फ़ायदा उठाकर जेल से भागने वाला है। बहरहाल एक दिन काउंसलिंग सेशन के दौरान कॉन्टे तानिया से झूठ बोलता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, जिसे सुनकर तानिया बहुत खुश हो जाती है, मगर साथ ही साथ वो तानिया से ये भी कहता है कि अगर उन्हें हमेशा के लिए साथ रहना है तो उसे जेल से बाहर निकलना होगा, और तानिया से पूछता है कि क्या वो उसका साथ देगी, जिसके लिए वो फ़ौरन राज़ी हो जाती है, और यही कॉन्टे चाहता था। बातचीत के दौरान वो चुपके से तानिया को एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देता है जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था, और इस कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करके तानिया को उस कार का इंतज़ाम करना था जिसमें बैठकर कॉन्टे जेल से भागने वाला था। वो तानिया को ये भी बताता है कि वो ये कार लेकर कहाँ उसका इंतज़ार करे ताकि जेल से निकलते ही वो वहाँ पहुँचे और कार में बैठकर फ़रार हो जाए। हालांकि तानिया कॉन्टे को जेल से भगाने के लिए मान तो गई थी, मगर एक सवाल था जो कॉन्टे को बार बार परेशान कर रहा था, और वो ये था कि क्या तानिया कार लेकर जेल के बाहर पहुंचेगी, क्योंकि उसकी आज़ादी अब पूरी तरह तानिया के हाथों में थी। इसी दौरान कॉन्टे उस एग्जॉस्ट वैन को भी काटना शुरू कर देता है जिससे निकलकर वो सीधा बाहर निकलने वाला था।
क्वांटे ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये एग्जॉस्ट वेंट ज़मीन से 30 फीट ऊपर है और अगर वो वेंट से निकलने के बाद सीधा बाहर कूदता है तो उसे काफ़ी चोटें आ सकती हैं और उसके भागने का प्लान चौपट हो सकता है और इससे निपटने के लिए भी वो एक बेहतरीन प्लान बनाता है। वो अपने ब्लैंकेट को लंबी लंबी पट्टियों में फाड़ना शुरू करता है और उसमें गार्ड बांधकर उसे एक रस्सी की तरह बना लेता है। इस ब्लैंकेट से वो इतनी लंबी रस्सी बना चुका था कि वो इसके सहारे आसानी से एग्जॉस्ट वेंट से होते हुए नीचे उतर सके और उसका प्लान अब पूरी तरह सेट था। मगर जेल से भागने के महज कुछ घंटे पहले एक मुसीबत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये वो दिन था जिस दिन माइक मोरेली की ड्यूटी क्वांटे के सेल फ्लोर पर लगाई गई थी और चूंकि माइक बहुत शातिर गार्ड था इसलिए क्वांटे ने यह फैसला पहले ही कर लिया था कि जिस दिन माइक ड्यूटी पर होगा वो इस जेल से नहीं भागेगा। माइक देर रात राउंड पर निकलता है और वो जैसे ही क्वांटे के सेल के पास पहुंचता है उसे गेट पर खड़ा देख वो उससे पूछता है कि वो इतनी रात तक क्यों जाग रहा है, जिसका जवाब मुस्कुराते हुए क्वांटे देता है कि वो अपने घर जाने का इंतज़ार कर रहा है। माइक इस बात को मजाक में लेते हुए उसे गुड लक कहता है और आगे बढ़ जाता है, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये सब कुछ हकीकत में होने वाला है। बहरहाल भागने से कुछ देर पहले क्वांटे ने एक और प्लान तैयार कर रखा था और वो ये था कि वो जेल के सभी गार्ड्स का ध्यान भटकाएगा ताकि उनका ध्यान उसके सेल से हट जाए और इसके लिए उसने जेल के एक कैदी सैमी से पहले ही बात कर रखी थी। हालांकि उसने सैमी को ये नहीं बताया था कि वो जेल से भागने वाला है, मगर चूंकि सैमी को जेल में बवाल करने में बहुत मज़ा आता था इसलिए वो क्वांटे की इस बात के लिए राज़ी हो गया। अब क्वांटे का जेल से भागने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका था, जिसमें वो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास को ब्लॉक कर देता है और अपने बेड पर चादर के नीचे तकिए रख देता है जिससे देखने पर ऐसा लगे कि वो नीचे सो रहा है। उधर सैमी भी जेल में एक गार्ड से लड़ाई कर लेता है जिसे छुड़ाने के लिए सभी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर क्वांटे सीलिंग के अंदर चढ़ जाता है और रेंगते हुए एग्जॉस्ट वेंट की तरफ बढ़ने लगता है। एग्जॉस्ट वेंट पहुंचते ही उसकी नज़र बाहर की तरफ पड़ती है जहां वो तानिया को कार लेकर खड़े देखता है और ये देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है क्योंकि वो अपनी आज़ादी के बहुत करीब था। वो अभी एग्जॉस्ट वेंट के बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसके चेहरे पर बहुत तेज़ हेडलाइट पड़ती है और ये हेडलाइट एक पुलिस ट्रक की थी जो वहाँ से गुजर रहा था। हेडलाइट चेहरे पर पड़ते ही क्वांटे वहीं जम जाता है और एग्जॉस्ट वेंट के पीछे छुपकर ये सोचने लगता है कि इस ट्रक में बैठी पुलिस की नज़र उस पर ना पड़ी हो और वो ट्रक वहाँ से निकल जाता है। ट्रक के वहाँ से निकलते ही वो अपनी ब्लैंकेट की बनाई हुई रस्सी एग्जॉस्ट वेंट के बाहर लटकाता है और उसकी मदद से नीचे उतर आता है। हालांकि रस्सी की एक गार्ड खुलने की वजह से वो ज़मीन से 8 फीट पहले ही गिर गया था, जिसकी वजह से उसे कुछ चोट भी लगी थी, मगर अब वो आज़ाद हो चुका था और सीधे तानिया की तरफ बढ़ जाता है जो कार लेकर उसका इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे जैसे तानिया की तरफ बढ़ रहा था उसे ये डर सता रहा था कि कहीं कोई गार्ड उसे देख न ले या उस पर गोली न चला दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो गाड़ी तक पहुँच गया। कार के पास पहुंचते ही तानिया कार का दरवाज़ा खोलती है जिसमें क्वांटे बैठता है और वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब क्वांटे इस जेल से आज़ाद हो चुका था और अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो जल्द से जल्द अपने होने वाले बच्चे से मिले और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। उधर तानिया को भी ये एहसास होने लगता है कि उसने एक कैदी का जेल से भागने में साथ दिया है और क्वांटे ने उसका इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से क्वांटे के साथ उसका बर्ताव बदलने लगता है और ये देख क्वांटे को ये समझ आने लगता है कि उसे जल्द से जल्द तानिया को छोड़कर निकलना होगा। क्वांटे के जेल से भागने के कुछ ही देर बाद पेपर कैरियर सभी कैदियों के सेल में पेपर देने के लिए राउंड पर निकलता है और जैसे ही वो क्वांटे के सेल के बाहर पहुंचता है वो देखता है कि सीलिंग में एक होल है और उसके बाहर एक चादर लटक रही है। ये देखते ही वो फौरन इस बात की खबर जेल के गार्ड्स को देता है, जिसके बाद क्वांटे के सेल की छानबीन करने पर उन्हें वो छोटी सी सुरंग मिलती है जो उसने सीलिंग में बनाई थी और जिसके रास्ते वो इस जेल से भागा था। जेल के गार्ड्स इस बात की खबर फौरन लोकल पुलिस को दे देते हैं, जिसके बाद पुलिस फौरन एक्शन में आ जाती है क्योंकि उन्हें वक्त निकलने से पहले क्वांटे को पकड़ना था। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि एक एक मिनट उनके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि अगर क्वांटे को भागे 2 घंटे से ज़्यादा निकल गए तो उन्हें क्वांटे को 300 किलोमीटर के एरिया में ढूंढना होगा जो काफ़ी मुश्किल होने वाला था। क्वांटे को जेल से भागे अब 1 घंटे से ज़्यादा बीत चुका था और अब तक सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक जा रहा था, मगर तभी वो फैसला करता है कि अब वो और भागने के बजाय हाईवे के किनारे एक छोटे होटल में ठहरेगा। क्योंकि क्वांटे अक्सर जेल में लगे फ़ोन से बात भी करता था, इसलिए जब इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ने उसकी कॉल के रिकॉर्ड्स निकलवाए तब उन्हें ये पता चला कि उसने ज़्यादातर बातचीत तानिया गुडविन नाम की एक औरत से की है और उनकी हैरत का ठिकाना तब नहीं रहा जब उन्हें ये पता चला कि तानिया इसी जेल में काउंसलिंग का काम करती है। उधर क्वांटे होटल में टीवी खोलता है जहां हर न्यूज़ चैनल पर उसके भागने की खबर दिखाई जा रही थी, जिसे देख वो कुछ परेशान हो जाता है।
अब तानिया भी क्वांटे से कहती है कि वो उसी के साथ इसी होटल में छुपेगी, मगर चूंकि क्वांटे उससे जल्द पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर पुलिस ने उसे उसके साथ देख लिया तो उसे भी जेल ब्रेक को अंजाम देने के जुर्म में सज़ा हो जाएगी। और क्वांटे की बात मानकर तानिया फैसला करती है कि वो अपने घर वापस चली जाएगी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तानिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसके घर के बाहर पुलिस पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही है, और तानिया जैसे ही अपने घर पहुंचती है पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में ले लेती है। पुलिस ने जब सख्ती दिखाते हुए तानिया से पूछताछ की तब वो टूट गई और उसने पुलिस को क्वांटे के होटल की लोकेशन बता दी, जो मिसूरी के शहर वेंसविले में था। उधर क्वांटे को इस बात की भनक तक नहीं थी कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है और तानिया पर किए भरोसे की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुलिस भी तेज़ी दिखाते हुए फ़ौरन होटल के लिए निकल जाती है और महज थोड़ी देर में उनकी गाड़ियां होटल के बाहर खड़ी थी। पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनकर क्वांटे का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और उसे यह समझ आ चुका था कि अब वो बच नहीं पाएगा। इसी दौरान पुलिस क्वांटे के रूम के बाहर पहुंचती है और दरवाजे पर लात मारकर अंदर घुस जाती है, जहां क्वांटे बेड पर चादर ओढ़े लेटा था, और यह वो पल था जब वो पुलिस के हाथ लग चुका था। इस गिरफ्तारी के बाद क्वांटे की आज़ादी का सपना पूरी तरह टूट चुका था, और चूंकि वो जेल तोड़कर भागा था इसलिए उसका यह मानना था कि अब उसे अपनी पूरी ज़िंदगी सुपरमैक्स जेल में काटनी पड़ेगी। मगर गिरफ्तारी के बाद उसे विक्टरविल की फेडरल जेल भेज दिया जाता है। दोबारा जेल पहुंचने के बाद वो फैसला करता है कि इस बार वो जेल से निकलने के लिए सिक्योरिटी की कमियों की जगह पूरे सिस्टम की कमियों को ढूंढेगा और उनका इस्तेमाल करेगा। अब वो जेल के अंदर बैठे बैठे लॉ की पढ़ाई शुरू कर देता है और फैसला करता है कि अब वो अपना केस खुद लड़ेगा। 24 जुलाई सन 2020 को उसे 16 साल की सज़ा काटने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि उसने कोर्ट से उसे रिहा करने की अपील की थी, जो कोर्ट ने मान ली थी। जेल से रिहा होते ही क्वांटे सबसे पहले अपनी बेटी से मिलने गया, जो तब पैदा हुई थी जब वो जेल में था। जेल में एक लंबा वक्त गुजारने के बाद उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि हर शख्स उसे क्रिमिनल की नज़रों से देखता था। मगर वो फैसला करता है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारेगा, ताकि उसका और उसकी बेटी का रिश्ता बेहतर हो सके। क्वांटे ने यह फैसला भी कर लिया था कि अब वो किसी भी यूथ को क्राइम के रास्ते पर चलने से बचाएगा, ताकि उन्हें वो सब कुछ न देखना पड़े जो उसने देखा और सहा है। क्वांटे अब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करने लगा, जिसमें वो लोगों के लिए चैरिटी का काम करता था और साथ ही साथ जवान लड़के लड़कियों को गलत रास्ते से बचाने के लिए उनकी काउंसलिंग भी करता। वो सभी को अपनी स्टोरी सुनाता और ये भी समझाता कि उसे क्राइम के रास्ते पर चलने की वजह से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसे इस आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और उसने अपनी जर्नी से क्या क्या सीखा। क्वांटे ने अपनी ज़िंदगी और एक्सपीरियंसेस के बारे में एक बुक भी लिखी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और साथ ही साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया, जिसने उन लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम किया जो बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।